नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 9 किस्तें सुन चुके हैं। अब 10वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। कांता प्रसाद ने गालियां बकते हुए दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नौवार्द पर पड़ी उसकी जुबान दंग हो गई। अरे राजकुमार जी आप, बड़ी मुश्किल से उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। उसके सामने सलीम खड़ा था, जो भी पैसेंजर ट्रेन से उतरकर सीधा इधर आ गया था। पंडित यार बुरा मत मानना, मुझे इल्म है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैं मजबूर था। गाड़ी साली बहुत लेट हो गई और तुम जानते हो कि तुम्हें मिले बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। बेफिक्र रहना, इस मर्तबा तुम्हारे लिए ऐसा माल लाया हूँ कि तबीयत खुश हो जाएगी। तुम अपना धंधा जारी रखो, मैं साथ वाले कमरे में आराम करता हूँ। सुबह जब पूजा से फारिग हो जाओ तो मुझे जगा देना। ये कहकर सलीम ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पंडित उस सोने की चिड़िया को एक लम्हा के लिए भी नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। राजकुमार 1 मिनट अंदर तो आओ। उसने करीबन जबरदस्ती ही राजकुमार को बाजू से पकड़कर अंदर खींच लिया था। आजा साली, बाहर आजा, अपने गुरुजी आए हैं। उसने दूसरे कमरे में छुपी शीला देवी को मुखातिब किया, जिसने कपकपाते हाथों से अपनी साड़ी बांधी थी और खौफ से जिसका रंग पीला पड़ रहा था। आखिर वो इतने बड़े घराने की बहू थी। भगवान न करे अगर किसी ने उसे देख लिया तो न जाने क्या क्यामत आ जाती। पंडित जी की आवाज सुनकर उसके हवास कदरे बहाल हो गए और वो सर झुकाए बाहर आ गई। अरे चरण छू इनके, देख क्या रही है, उसने राजकुमार जी की तरफ इशारा करते हुए कहा और सलीम के ना न करते वो उसके पांव और घुटनों को छूने लगी। उसे पंडित की इन हरकतों से वहशत हुआ करती थी और अब भी वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था ताकि दूसरे कमरे में आराम करे, जबकि पंडित इस ताज़ा माल से उसे हिस्सा देने पर तुला हुआ नजर आ रहा था। उसने 2-3 मरतबा जबरदस्ती कोशिश की थी कि सलीम को शीला देवी के पास कमरे में बंद कर जाए, लेकिन सलीम की जिद के सामने बिलाकर बादल नख्वास्ता उसे हथियार फेंकने पड़े और वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। पंडित कांता प्रसाद ज्यादा जोशो खरोश से अपने पहले वाले काम में जुट गया। साली तो बड़ी भाग्यवान है, पहले रोज आई है और आज ही हमारे गुरु जी भी इतनी मुद्दत के बाद आ गए। तेरे मन की इच्छा जरूर पूरी होगी, उसने दरिंदों की तरह शीला देवी पर झपटते हुए कहा। शीला देवी बेचारी उसे ही अपने धर्म का हिस्सा मानकर उसकी हवस की आग बुझाती रही। सुबह मंदिर में कथा शुरू होने से कबल देर पहले पंडित जी ने उसे स्नान करने की इजाजत दे दी। अब वो पवित्र होकर मंदिर में आ गई थी, जहां पंडित कांता प्रसाद देवी की मूर्ति के सामने लोबान सुलगाए आने वाले भक्तों के माथे पर तिलक लगाता हुआ बड़े मन से देवी की पूजा में मसरूफ था। उसकी तरफ देखकर किसी को इसकी शैतानियत पर यकीन नहीं आ सकता था। अपने दोस्त, सेवादार और सेक्रेटरी को उसने सलीम की सेवा के लिए वहां छोड़ दिया था। लोग सलीम को बतौर राजकुमार जी जानते थे और उनके नजदीक वो था भी किसी रियासत का राजकुमार, क्योंकि उसने कभी कोई नीच हरकत नहीं की थी। हर दफा जब वो यहाँ आता तो वापसी पर इन लोगों को बड़े इनाम देकर जाया करता था। मंदिर में भजन कुथा जारी थी। मंदिर से मुंसलिक पंडित कांता प्रसाद के किला नुमा घर के मेहमान खाने में सलीम गहरी नींद सो रहा था। सुबह वो जल्दी बेदार हो गया। उसे बेदार होते देखकर सेवादार उसकी तरफ लपके और थोड़ी देर बाद वो पंडित जी के जाती बाथरूम में स्नान करने के बाद भोजन की तैयारी कर रहा था। सलीम ने रात 11-12 बजे तक का वक्त जाया नहीं किया था। ट्रेन तो उसे मामूल के मुताबिक 9 बजे ही अबूहर पहुंचा गई थी, लेकिन उसे हमेशा की तरह कांता प्रसाद के पास जाने से पहले कुछ होमवर्क करना पड़ता था। उसके मास्टर्स ने बड़ी कामयाबी से यहाँ जासूसी का मुकम्मल नेटवर्क बनाया हुआ था। ट्रेन से उतरकर वो सीधा साइकिल रिक्शा लेकर वसंत सिंह के डेरे पर पहुंचा था। वत्सन सिंह यहाँ का माना हुआ स्मगलर था। सरहद के आर पार उसका धंधा हमेशा कामयाबी से जारी रहता था, लेकिन वत्सन सिंह के फरिश्तों को भी इस बात की खबर नहीं थी कि उसके डेरे का इस्तेमाल एक महफूज सेफ हाउस की हैसियत से भी हो रहा है। सलीम से उसका तारुफ सरहद पार उसके बिजनेस पार्टनर ने करवाया था और कहा था कि वो जब भी उसके पास आए, जिस तरह की मदद उसे दरकार हो, वत्सन सिंह उसकी मदद का पाबंद है। वत्सन सिंह ने जी जान से अपने बिजनेस पार्टनर का कहा माना था। सलीम से ये उसकी 5वीं मुलाकात थी। वो 2-3 महीने में 1-2 मरतबा ही उससे मिलने आया करता था। उसने कभी वत्सन सिंह पर कोई बोझ नहीं डाला था। वो जब भी आता उससे 1.5 पाव अफ्यून लेकर अपनी राह लेता। अपने धंधे के असूल के मुताबिक वत्सन सिंह ने कभी उसकी शनाख्त दरियाफ्त नहीं की थी। उसकी हमेशा ये कोशिश रही थी कि सलीम उसका मेहमान बने, लेकिन सलीम ने कभी 1-2 घंटे से ज्यादा वहां कयाम नहीं किया था। आज भी वत्सन सिंह से मुलाकात होने पर उसने सिर्फ चाय का 1 कप और थोड़ी सी बर्फी खाई थी और उससे अफ्यून लेकर अपनी राह नापी। वत्सन सिंह ने अपना ड्राइवर और गाड़ी साथ करना चाही तो उसने हस्बे साबिक उसकी पेशकश शुक्रिया के साथ वापस लौटा दी। उसके अड्डे से पैदल ही बाहर निकल आया जब तक उसे यकीन न हो गया
कि वसंत सिंह का कोई साथी उसका ताकुब नहीं कर रहा। वो पैदल चलता रहा, फिर एक साइकिल रिक्शा लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया। कांता प्रसाद से उसका ताल्लुक करीबन 2 बरस पर मुहित था। एक हादसाती मुलाकात में वो कांता प्रसाद से टकराया और उसे अपना गर्विदा कर लिया। बज़ाहिर वो उसे हर मुलाकात पर करीबन आध किलो फ्यून बतौर तोहफा दे दिया करता था, लेकिन वो जानता था कि इस फ्यून से कांता प्रसाद ने उल्टे सीधे नुस्खे बनाकर हजारों और लाखों रुपए तक कमा लिए हैं। उसने बड़े बड़े राजपूतों को अपने बाप दादा की तरह अपना मुस्तकिल गाहक बना रखा था और अपने कुछ खानदानी नुस्खों की मदद से फ्यून की ताकत कई गुना बढ़ाकर उन्हें ऐसी चाट पर लगाए रखता था कि वो सारी जिंदगी उसके मोहताज रहे। अपनी जिनसी और शैतानी ताकत बढ़ाने के लिए भी कांता प्रसाद अफीम खाता था और उसकी इस कमजोरी को सलीम ने अपना हथियार बना रखा था। पहले पहल तो उसने कांता प्रसाद को यह तोहफा मुफ्त ही दिया था, लेकिन उसके बाजिद होने पर उससे कुछ पैसे लेने लगा था। कांता प्रसाद इस अफीम को उल्टे सीधे महलूल में मिलाकर इससे करीबन 1 लाख रुपया कमा लिया करता था। उसे 20-25 हजार सलीम को देना क्या महंगा सौदा था। उसका ख्याल था कि इस तरह से सोने की मुर्गी भी उसके काबू में रहेगी। सलीम ने भी कभी तर्रुज नहीं किया था और इस रकम को अपने दोस्त की तरफ से तोहफा जानकर कबूल कर लिया करता था। उसने कांता प्रसाद से अपना तारुफ एक हिंदू जात की हैसियत से करवाया था और बताया था कि जिस तरह वो नस्ल दर नस्ल पंडिती करता आ रहा है, इसी तरह राजकुमार भी नस्ल दर नस्ल स्मगलिंग के धंधे में मुलव्वस है। उसने कांता प्रसाद को बताया था कि उसका बाप सरहद पर BSF के साथ फायरिंग के तबादले में मारा जा चुका है और अब वो अपने बाप के जानशी की हैसियत से ये काम कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसकी खानदानी रवायात के मुताबिक उसके लिए डूब मरने का मकाम होगा। कांता प्रसाद के नजदीक तो वो एक देवता का रूप इख्तियार कर चुका था और उसे इस बात से क्या गर्ज कि राजकुमार कौन था, क्या था। वो तो इस बात पर हैरान हुआ करता था कि राजकुमार इतने खतरनाक धंधे में मुलव्वस होने के बावजूद शराब और शबाब से भागता था। पंडित जी, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि पराई औरत, शराब और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे खानदान में ज्यादा मौतें पुलिस मुकाबले में होती हैं और हैरत की बात यह है कि हर मरने वाला इनमें से किसी न किसी कमजोरी का शिकार रहा। मेरे कबीले के दर्जनों मर्द इस धंधे से गुज़िश्ता 30-40 साल से वाबस्ता हैं और इनके अब तक जिंदा बच जाने की वजह सिर्फ यही है कि वो इन बीमारियों से महफूज हैं। उसने एक दिन पंडित कांता प्रसाद को एतमाद में लेते हुए कहा था। उसने बड़े नफसियाती तरीके से पंडित कांता प्रसाद को काबू किया हुआ था। उसने अपनी दोस्ती के आगाज में ही कह दिया था कि वो सिवाय अपनी जात की और कोई बात या अपना ठिकाना कभी पंडित जी को नहीं बताएगा और इसकी वजह उसके नजदीक ये थी कि अपने मुतल्लक वो ज्यादा से ज्यादा राजदारी रखना चाहता था। ये सब बातें पंडित जी ने अपने पुराने शास्त्रों में पढ़ी हुई थी और वो इनकी अफादियत का भी जबरदस्त कायल था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में ये पहला नौजवान देखा था जो इन शास्त्रों में लिखी इन ज्ञान की बातों पर अमल पैरा था। वो तो अब कांता प्रसाद के लिए बड़ा ही मोहतरम बन चुका था। अब भी वो जल्दी जल्दी पूजा से जान छुड़ाकर उसके पास आ गया था। इस असना में सलीम अशनान से फारिग होकर ताज़ा दम हो चुका था। जिस कमरे में उसने आराम किया था, ये कमरा बतौर खास उसके लिए मखसूस था। उसकी गैर मौजूदगी में शायद ही कभी पंडित कांता प्रसाद के अलावा कोई और यहाँ जाया करता था। इस कमरे में एक अटैची केस में उसके लिए कुछ मकामी कपड़े तैयार रहते थे। अब भी उसने यहाँ से एक जोड़ा निकाल कर जेबतन किया था। ढीले से पजामे और कुर्ते में वो बिल्कुल मकामी हिंदू दिखाई दे रहा था। पंडित कांता प्रसाद ने अपने लोगों में इसका तारुफ एक मेहमान गुरु के सपुत्र की हैसियत से करवाया था और मंदिर कमेटी से मुतल्लक लोग और यहाँ से कुछ राजपूत भी उसे किसी पीर के बेटे जैसा दर्जा ही दिया करते थे। पंडित जी की सेवक और सेक्रेटरी उमा देवी अपने तमाम जिस्मानी खतूत बेशर्मी की हद तक नुमाया करते हुए उसकी सेवा में जुटी हुई थी, लेकिन इस बात का उसे भी इल्म था कि राजकुमार जी महाराज के लिए उसकी यहाँ मौजूदगी भी न होने के बराबर थी। वो बहुत गहरी औरत थी। उम्र तो उसकी 40 से कुछ ऊपर ही थी, लेकिन उसकी जिस्मानी खदोखाल देखकर कोई भी उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं कह सकता था। ये उसकी जिनसी कशिश ही थी जिसने उसे गुज़िश्ता 10 साल से पंडित कांता प्रसाद से जोड़ रखा था, वरना तो वो आए रोज अपनी दाश्ता बदल लिया करता था। पंडित कांता प्रसाद ने उसके लिए बड़ा पुरतकल्लिफ नाश्ता मंगवाया था। हालांकि वो एक पंडित होने के नाते कभी किसी के साथ खाने या नाश्ते में शरीक नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ उसने तमाम आदाब बालाए ताक रख दिए थे और अपने हाथों से हलवा पूरी उसकी तरफ बढ़ा रहा था, जबकि कमरे के बाहर दोनों सेवादार किसी भी अगले हुक्म के मुंतजिर खड़े थे। नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने सलीम के इशारे पर मुकम्मल तुखलिया कर लिया था और अब सलीम उसके लिए अपने बैग से वो मखसूस तोहफा निकाल रहा था जिसे देखकर पंडित उसे देवताओं की तरह पूजने लगा था। जैसे ही उसने प्लास्टिक के लिफाफे में रखी आला किस्म की करीबन आध किलो अफ्यून उसकी तरफ बढ़ाई, पंडित कांता प्रसाद ने जोशो जज्बात से बेकाबू होकर उसका मुंह चूम लिया था। उसका तो बस नहीं चलता था कि सलीम के सामने डंडोत सजदा रेज होना शुरू कर देता। उसके साथ ही उसने अपने पहलू में रखी छोटी सी सेफ खोली और वहां से धरे नोटों के बड़े बड़े बंडल ना करने के बावजूद सलीम को जबरदस्ती थमा दिए। ये कमोबेश 50,000 रुपए थे।
पिछली मर्तबा भी तुम कुछ नहीं लेकर गए थे। मेरे साथ ऐसी ज्यादती न किया करो। इस आबे हयात की कीमत तो लाखों में है, मैं भला इसकी क्या कीमत अदा कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसने नदीदे बच्चों की तरह अफ्यून के पैकेट को चूमा और उसी सेफ में बंद कर दिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ गप्पे हाँकते रहे। हस्बे रवायत सलीम उसे अपने खानदान के बुजुर्गों के कारनामे सुनाता रहा और पंडित कांता प्रसाद दमसादे उसकी कहानियां सुनता रहा। उसके लिए इन कहानियों में दिलचस्पी का बड़ा मवाद मौजूद था। पंडित जी, एक जरूरी फोन याद आ गया, लंदन फोन करना था, उसने अचानक ही कुछ याद करते हुए कहा। पंडित जानता था कि सारी दुनिया में इस शख्स के राब्ते मौजूद हैं। वो हर मुलाकात पर एक आध फोन किसी भी गैर मुल्क में जरूर किया करता था। ठीक है, तुम फोन करो, मैं दोपहर को तुम्हारे भोजन का बंदोबस्त करके लौटूंगा। ये कहकर पंडित जी बाहर चले गए। उन्हें 2-3 जरूरी काम करने थे और वाकई उसके लिए भोजन का बंदोबस्त भी करना था। सलीम ने पंडित जी के कमरे में रखे फोन से मकामी एक्सचेंज के जरिए पंडित कांता प्रसाद के नाम पर लंदन के लिए कॉल बुक करवा दी। पंडित जी कोई मामूली हस्ती तो नहीं थे। बमुश्किल 4-5 मिनट बाद ही लाइन मिल गई। उसने दूसरी तरफ से अग्रवाल से बात की। उसे पंडित जी का फोन नंबर देकर जवाबी फोन करने के लिए कहा और फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ कोई मिस्टर अग्रवाल मौजूद थे, जिन्होंने उसका नाम सुनते ही खुशी का नारा बुलंद किया और उसकी खैरियत वगैरह दरियाफ्त करने लगे। उन्होंने बताया कि सरहद के पार उससे मुतल्लक तशवीश हो गई थी, क्योंकि सरहद की उस तरफ होने वाले वाकयात की बाज़गश्त दूसरी तरफ भी गूंज पैदा करती है। राजकुमार ने उसे मुख्तसर अल्फाज में अपनी खैरियत से आगाह करते हुए कर्नल साहब के लिए पैगाम छोड़ दिया था कि वो नरूबी वाली कवर स्टोरी को मजबूत कर लें। बेफिक्र हो जाओ प्यारे, अगर अब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा तो आइंदा भी भगवान की कृपा से कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ बेतकल्फी से कहा गया। दूसरी तरफ बात करने वाला इसका ही कोई साथी लगता था। मजीद कोई गुफ्तगू किए बगैर उसने राम राम कहकर फोन बंद कर दिया और मुतमईन होकर बैठ रहा। वो जानता था चंद मिनट बाद उसका पैगाम सरहद के दूसरी तरफ पहुंच जाएगा और अब अगर लाला द्वारका दास या राह की तरफ से उसकी सुनाई हुई कहानी के मुतल्लिक तहकीकात शुरू हो गई तो सब कुछ चढ़ते सूरज की तरह सच साबित हो जाएगा और इस पर शक करने की मामूली सी गुंजाइश भी बाकी नहीं बचेगी। पंडित जी की वापसी ठाकुर दया सिंह के साथ हुई थी। ठाकुर जी से उसका तारुफ खासा पुराना था। वो भी पंडित कांता प्रसाद की तरह परले दर्जे के अयाश और बदकिरदार आदमी थे। वही उसकी और पंडित की दोस्ती की बुनियाद थी। ठाकुर जी के फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी अपनी बहू बेटियां पंडित के खानदान की हवस का शिकार एक मुद्दत से होती आ रही हैं। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से सलीम से मुसाफा किया और उसके ना करने के बावजूद जबरदस्ती उसे अपने साथ हवेली में ले जाने पर आमादा कर लिया। ठाकुर जी महाराज से मैंने पिछली मर्तबा वादा किया था कि आप जब भी पधारेंगे ठाकुर जी के यहाँ भोजन करेंगे। अब महाराज खुद ही चले आए हैं। पंडित ने दांत निकालते हुए कहा, मेरा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने मुझे इस काबिल जाना। उसने इनकसारी से कहा। सलीम जानता था कि कांता प्रसाद ने इसका इमेज ठाकुर खानदान में बड़ा ऊंचा बना रखा है और वो लोग उसे देवता के समान मानते थे। उसे किसी बहुत बड़े गुरु का बेटा ख्याल करते थे। ठाकुर दया सिंह की हवेली में उसका इस्तकबाल एक VIP शख्सियत की तरह हुआ। ठाकुर साहब हवेली के बड़े ड्राइंग रूम में, जिसकी दीवारें उनके आबाओ अजदाद की बड़ी बड़ी पेंटिंग से भरी पड़ी थी, उसे बिठाया गया। पंडित जी उसके साथ ही आए थे। कमरे में बतौर खास लुबान सुलगाए गए थे। शायद उसकी धार्मिक हैसियत के मद्देनजर यह एहतमाम किया गया था। अभी उसे बैठे चंद मिनट ही हुए थे कि सामने का दरवाजा खुला और एक दरमियानी उम्र की जेवरात से लदी फदी औरत अंदर आ गई। ठुकराइन जी। पंडित कांता प्रसाद उसे देखते ही मबहूत सा हो गया। राम राम पंडित जी। राम राम महाराज। ठुकराइन ने दोनों को बारी बारी प्रणाम किया और जवाब में सलीम ने भी उसको प्रणाम किया और मुअद्दब होकर बैठ गया। पंडित ने उससे मुतल्लक न जाने क्या क्या कहानियां सुना दी थी कि लोग उसके इतने गर्विदा हो रहे थे। फिर उससे खुद से इस सवाल का जवाब भी मिल गया। ठाकुरों को पंडित के दादा परदादा ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। वो जो भी कहता था ठाकुर उसे मान लेते थे। जेवरात से लदी हुई ठुकराइन ने बड़े अदब से उसे प्रणाम किया और उसके नजदीक ही आकर बैठ गई। सलीम उसकी तरफ मुतवज्जा ही था जब अचानक एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ और सबकी गर्दनें उसकी तरफ घूम गई। अरे अश्विनी बेटा, तुम? भैया चांद किधर से निकल आया? ठाकुर जी ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। सलीम ने भी बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखा। भारतीय फौज के कैप्टन की वर्दी में मलबूस एक नौजवान से उसकी नजरें टकराईं और वो दोबारा ठाकुराइन की तरफ मुतवज्जा हो गया।